हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आपका पोषक पदार्थ का टॉपिक आपका ओवर हो गया है। जिन लोगों ने पोषक पदार्थ नहीं देखे हैं, वो पोषक पदार्थ के टॉपिक को नहीं पढ़ा है, वो लोग देख लें। उनका संडे को टेलीग्राम पे क्विज भी कराया जाएगा। नेक्स्ट आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज हम जिसका क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन आना हर पेपर में अनिवार्य होता है, चाहे वो केंद्र सरकार की परीक्षा हो, राज्य सरकार की हो। स्पेशली राज्य सरकारों के पेपरों में, वनडे एग्जाम्स में ये काफ़ी तरह पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आपको सीटेट और टेट की परीक्षाओं में भी बताऊं तो इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर में काफ़ी ज़्यादातर आ रहे हैं। आज के पिछले 5-6 सालों में इनका स्कोप भी काफ़ी बड़ा है। जानकारी के मुताबिक हर टॉपिक से एक क्वेश्चन बनते हैं। ये हुए तो एक वनडे एग्जाम्स वाले क्वेश्चनों में ये टॉपिक काफ़ी आते हैं। आज जो टॉपिक है ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में इसका महत्व ज़्यादा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में और इनसे संबंधित परियोजनाओं के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्यजीव अभयारण्य क्या है, इनसे संबंधित परियोजनाएं जैसे कि बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, हंगोल प्रोजेक्ट, गिरी लॉइन। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं काफ़ी बार, और कई बार अलग अलग क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम कब शुरुआत हुई, या फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके पर्यावरण से संबंधित तो भी हैं, लेकिन यहाँ हम लोग वो उस चीज़ को हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में, उसके बाद बाघ अभ्यारण्य और वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्यजीव अभयारण्य क्या है। बहुत से लोग इनको एक समझते हैं, बहुत से लोग इनको अलग समझते हैं। अलग अलग क्वालिटीज़ के आधार पर देखा जाए तो वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ अभयारण्य भी होते हैं, पक्षी विहार भी होते हैं, राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, चिड़ियाघर ये सभी होते हैं। जैसे वन्यजीव अभयारण्य भी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में केंद्र सरकार का अधिकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। ये कुल मिला के संवर्ती सूची के विषय भी हैं, संविधान के अंतर्गत संवर्ती सूची के अंतर्गत भी आते हैं ये। तो लोग अगर किसी से भी पूछा जाए तो बहुत से लोगों में इनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो अंतर क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनमें होता क्या कि मेन अंतर क्या है। हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इनमें अंतर जानेंगे कि है क्या। होता क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। आप वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आप वहाँ पे जंगलों में कटाई करें या फिर रहें जाके, तो ऐसा वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जंगल है वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ तक कि जानवरों को चराने, जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ की वनस्पति, फल फूल या फिर पेड़ों को काटना, इकट्ठा करने की अनुमति भी नहीं होता है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य में भी अनुमति नहीं होती, लेकिन अनुमति मिल सकती है यदि आप लेना चाहें। तो वन्यजीव अभयारण्य में अनुमति भी आपको मिल जाती है। वन्यजीव अभयारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है। वन्यजीव अभयारण्य में शिकार जो होते हैं वो अनुमति के बिना जो होते हैं वो निषिद्ध होते हैं। जबकि हालांकि चराई और मवेशियों की आवाजाही तो अनुमति है, यानी वहाँ पे लोग जंतु जो है, आप अपने गाय भैंस बकरी ये सब लोग जा सकते हैं, वहाँ पे चराई कर सकते हैं, ये मवेशी लोग जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में एक पत्ती तोड़ना भी मुमकिन नहीं है, वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होता है, निषिद्ध होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अंतर है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अंतर में क्या है। वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसी भी अभयारण्य को, छोटे अभयारण्य को, चिड़ियाघर, इन सबको बड़ा करके अब वन्यजीव अभयारण्य बना दिया जाए। वन्यजीव अभयारण्यों में राष्ट्रीय उद्यान बना, यानी राष्ट्रीय उद्यान सबसे अपर लेवल पे होता है। वन्यजीव अभयारण्य का गठन जो होता है किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र, यानी यहाँ पे विशिष्ट प्रजाति आधारित कोई एक पर्टिकुलर एक जाति होती है, उसी का संरक्षण किया जाता है, चाहे वो एक सींग वाले गैंडे हो या फिर अलग अलग हो, यानी या फिर पक्षियों के लिए स्पेशल हो। तो एक विशिष्ट प्रजाति के लिए सब किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के रूप में संरक्षण किया जाता है, अर्थात
इस शरण स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी जीव, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, चाहे वो कोई भी जीव हो, उन सभी का संरक्षण समान रूप से किया जाएगा। जबकि वन्य जीव अभयारण्यों में किसी पर्टिकुलर प्रजाति का रक्षण ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित प्रमुख तथ्य। वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में बात बताना चाहूँगा। अब जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सभी पॉइंट्स पेपरों में आ चुके हैं, तो कृपया सभी से अनुरोध है कि वो सभी पॉइंट्स नोट करें, उनका स्क्रीनशॉट ले लें, उनको जरूर करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्यजीव अभयारण्यों की कुल संख्या 531 है। कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? 11। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य, जिसमें सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य है, वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लेह में है। ये लेह अब वर्तमान में लद्दाख राज्य में है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। ये साउथ बटन कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। यानी एक कुल मिला के ऐसे याद रख सकते हैं, जो सबसे ऊपर है लद्दाख में है वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे अंडमान निकोबार भारत के सबसे नीचे है तो वो सबसे छोटा है। तो हाई और लो के आधार पर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ऊपर, सबसे छोटा। भारत के मैप में अगर देखेंगे आप तो सबसे छोटा जो है वो हो गया आपका साउथ बटन, वो है आपका कहाँ? अंडमान निकोबार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाल ही में मशहूर डिस्कवरी चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति को आप जानते होंगे जो इसने दुनिया का किसी भी हर आदमी का, हर जंतु का, हर चीज उसने खाई है। नाम है उसका बियर ग्रिल्स। तो वो आदमी अच्छी ऐसी डिस्कवरी करके बताता है, जो अभी हाल ही में पिछले दिनों भारत आया था, और भारत में जिम कॉर्बेट आया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ उसने मुलाकात की थी। और नरेंद्र मोदी जी ने जिम कॉर्बेट में ही उनके साथ पूरा दिन बिताया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के ये रामनगर जिला है, रामनगर जिले में है। ये रामनगर के पास में ही उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है रामगंगा। तो ये रामगंगा नदी वहीं से होते हुए आती है। तो इसकी स्थापना 1935-36 में की गई थी। इसका पुराना नाम, इसको जरूर याद रखें, हेली नेशनल पार्क। ये काफी बार पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? वो है आपका हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। इससे पहले मैंने आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। फिर बताया था सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। अब है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? वो है नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य। यह है श्रीशैलम। श्रीशैलम एक बहुत बड़ा जनपद है। इसका थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना में भी आता है, आंध्र प्रदेश में भी आता है। तो पेपर में अगर आए तो आंध्र प्रदेश ही है। तो इसकी स्थापना 1982-83 में हुई थी। और सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? वो है पेंच। पेंच की भी सीमा महाराष्ट्र में आती है और कुछ आती है मध्य प्रदेश में भी। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य यानी जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किए जाते हैं। अभी टाइगर रिजर्व के बारे में आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभ्यारण्य। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी था सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, अब है सबसे ज्यादा हाइट पे, ऊंचाई पे सबसे ज्यादा स्थित बाघ अभ्यारण्य, वो है नामदफा। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में स्थित है नामदफा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पर मणिपुर में स्थित है कीबुल लामजाओ। थोड़ा नाम बड़ा है, कीबुल लामजाओ। ये मणिपुर के इम्फाल और विष्णुपुर जिले में स्थित है।
इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल यानी कि ह्यूमिड वाला, नमी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जहां पर झीलों की वजह से ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बताया गया है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ से जैसा कि आपको शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि प्रमुख परियोजनाएं जो हैं जीवों से संबंधित, वो परियोजनाएं आपकी यहाँ से, ये पॉइंट्स आप लोग नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी पक्षी विज्ञान का जनक या पक्षी विज्ञानी या पक्षी मैन या पक्षी आदमी किसे कहा जाता है? वो है सलीम अली। सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं, इन्हें ही पक्षी विज्ञान का जनक भी कहते हैं। पक्षी विज्ञान किस किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? वो है आपके कैलाश सांखला। कैलाश सांखला ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी 1973 में इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय में। उस समय में इनको टाइगर मैन की संज्ञा दी गई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांखला। नेक्स्ट है वाटर मैन ऑफ इंडिया। जब जहां पर राजस्थान में आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी हो गई थी, वहां पे आसपास पानी के क्षेत्रों को देखा, स्रोतों को देखा, तो वो व्यक्ति थे राजेंद्र सिंह। इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। हालांकि ये क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, लेकिन सभी क्वेश्चन साथ में आए हैं तो इसको भी नोट कर सकते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी कि जिसने भारत में श्वेत क्रांति ला दी, दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान तक ला दिया, वो व्यक्ति जिसकी वजह से दूध की प्रचुरता इतनी ज्यादा बढ़ी, दूध का उत्पादन भारत में काफी बढ़ा, वो व्यक्ति हैं वर्गीज कुरियन। भारत के ही हैं वर्गीज कुरियन। इन्हें वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव यानी कि जंगली जानवरों की, वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनको मार दिया जाता था बिना जान पहचान को, उनकी संख्या तादाद में कमी होती चली जा रही थी, इसके लिए एक अधिनियम पास किया गया और ये अधिनियम पास हुआ 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग। अब यहाँ से परियोजनाएं शुरू होंगी, तो ये परियोजनाओं नोट कर सकते हैं। पर्टिकुलर जानवर की, ये विशेष उन जानवरों के बारे में है जो ज़्यादातर संकटग्रस्त जातियों के लिए है, इसलिए उनको बचाने के लिए उनका अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद बना रहे, इसीलिए उनके लिए परियोजनाएं बनाई गई। तो पहला है कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग को बोलते हैं मस्क डियर। मस्क डियर है क्या? मस्क डियर जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग एक ऐसा नर हिरण होता है जिसके पीछे के हिस्से में, इसके पीछे के हिस्से में एक महत्वपूर्ण औषधि रुमा पाई जाती है, वो है कस्तूरी। ये कस्तूरी की छोटी छोटी गोलियां भी बनती हैं। ये दुनिया की बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों में शामिल होती है, ये भारत में भी मिलती है। तो कस्तूरी मृग जो है वो कस्तूरी मृग जम्मू कश्मीर हिमाचल के क्षेत्र में मिलता है। तो कस्तूरी मृग की संख्या इसी वजह से, जब इसकी संख्या में तादाद में कमी आने लगी, क्योंकि इस कस्तूरी की वजह से इसको मार दिया जाता था ताकि इसकी कस्तूरी मिल सके, इसी वजह से इसकी तादाद में कमी आने लगी, तो तभी से ही कस्तूरी मृग का संरक्षण करने के लिए अधिनियम पास किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना वो शुरू हुई आपकी 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपकी प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल भी हिरण की ही होती है। हिरण जो होता है रेंडियर हिरण होता है, यूरोपीय रेंडियर हिरण, उसके संरक्षण के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी 1970 में। नेक्स्ट है गिरी सिंह। यहाँ पे गिरी जो है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे है गिरी परियोजना। तो गिरी में सिंह परियोजना, गिरी सिंह परियोजना 1972 ईस्वी में शुरू की गई। था क्या कि 1900 ईस्वी में भारत में लगभग 40,000 शेर थे उस समय, लेकिन 2010 आते आते इनकी तादाद मात्र 1420 रह गई थी। उसके बाद यानी 40,000 से 1420, बहुत बड़ा रेशियो है ये, इतनी डाउन चली गई थी। उसके बाद इनको प्रोत्साहन दिया गया ताकि इनकी रक्षा की जा सके। ये सौराष्ट्र के कई सारे शेरों की रक्षा के लिए प्रयोग किए गए, तब जाके ये परियोजना शुरू की गई। ये परियोजना उस समय काफ़ी फायदेमंद भी साबित हुई, क्योंकि इनकी एकदम से प्रजाति इनकी खत्म हो गई थी। ये संकटग्रस्त जातियों में भी शामिल होने की बारी आ गई थी इनकी। अब वर्तमान में इनकी तादाद 2400 तक पहुंच चुकी है।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर जैसे अभी आपको बताया, इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के समय हुई थी। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में शुरू किया गया। पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के चारों ओर से बाहरी स्रोतों जो ऐसे हानिकारक स्रोत हैं उनसे रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिनियम शुरू हुआ 1986 में। नेक्स्ट है कछुआ संरक्षण अधिनियम। कछुआ संरक्षण अधिनियम ये इंपॉर्टेंट है। कछुआ संरक्षण अधिनियम था क्या कि कछुआ संरक्षण अधिनियम भारत के राज्य उड़ीसा में एक राष्ट्रीय पार्क है भीतरकनिका। ये भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क विश्व के सबसे ज्यादा कछुओं का प्रजनन स्थल है, जिसमें 4 प्रकार के कछुए काफी ज्यादा पाए जाते हैं। और उस 4 प्रजातियों में एक प्रजाति जो है प्रमुख रूप से वो उस, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आया भी है, टेट के पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन। ऑलिव रिडले, ऑलिव रिडले कछुआ की प्रजातियों का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल ये भीतरकनिका उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ही इन कछुओं का प्रजनन स्थल बनाए रखने के लिए कछुआ संरक्षण अधिनियम शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि कुल मिला के 1970 के बाद से काफी क्रांति आ गई थी जो वन्यजीव हैं उनको बचाए रखने के लिए, जो काफी देखने के लिए थी। आइए देखते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। गैंडा परियोजना, राइनो प्रोजेक्ट। ये राइनो प्रोजेक्ट था क्या, एक सींग वाले गैंडे, यानी एक सींग वाले गैंडे जो हैं काजीरंगा असम में जो है, मानस असम में है, ये काजीरंगा असम जोरहाट जिले में है। ये यहाँ पर एक सींग वाले गैंडों के, यानी कुल मिला के भारत के तराई क्षेत्रों में गैंडे काफी पाए जाते थे। लेकिन उस समय 1987 में ये परियोजना शुरू हुई थी। 1987 आते आते इनकी तादाद बहुत कम हो गई थी। हुआ क्या था कि एक्चुअली एक सींग वाले गैंडे जो होते थे उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके सींगों की कीमत काफी ज्यादा होती थी। और इनके सींगों की कीमत काफी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि इनसे कामोत्तेजक औषधियां बनाई जाती थी, वो औषधियां ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी दामों में बिकती थी। इस वजह से इनका संरक्षण रोकने के लिए ये गैंडा परियोजना शुरू की गई 1987 में। नेक्स्ट है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हुआ 1992 में हुआ। हाथी सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में, उसके बाद भारत में केरला में पाए जाते हैं। केरला, तमिलनाडु, यानी सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, यानी इन क्षेत्रों में हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी के दांत जो होते थे काफी मशहूर होते थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इनकी भी कीमत काफी ज्यादा होती थी। इस वजह से हाथी परियोजना शुरू की गई और ये परियोजना 1992 में की गई, ताकि हाथियों के दांतों को बचाया जा सके, हाथियों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हाथी जीव है और जीवों की हत्या ना हो। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना। अब गिद्ध से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में शुरू हुई थी। और गिद्धों का प्रजनन स्थल, गिद्ध जैसे आप लोग अगर देखते होंगे पहले जमाने में, काफी आज से 10 साल 20 साल पहले, लगभग 15 साल पहले गिद्ध काफी होते थे। लेकिन गिद्ध धीरे धीरे करके गिद्ध आपको दिखना बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में गिद्ध काफी जो थे वो खत्म हो चुके हैं, मार दिए गए हैं। तो गिद्धों को रोकने के लिए, क्योंकि प्रकृति में सभी जीवों का होना भी जरूरी है, अगर गिद्ध नहीं होंगे तो प्रकृति के जो अपघटक हैं उनको खाएगा कौन। ये गिद्ध सभी कुछ खा जाते हैं, तो गिद्धों का होना भी जरूरी था। तो उस समय गिद्ध की तादाद काफी कम हो गई थी। तो सन 2006 के समय में ये गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू की गई और भारत में पहला गिद्ध प्रजनन स्थल, गिद्धों का प्रजनन स्थल पहला वो असम के धर्मपुर में बनाया गया। ये गिद्धों का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असम के धर्मपुर जिले में पहला गिद्ध प्रजनन स्थल भी खोला गया था। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ परियोजना। सफ़ेद कलर का तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड बोलते हैं। ये हिम तेंदुआ, इसको संरक्षण के लिए पहले ये भी काफ़ी तादाद में दिखते थे, फिर धीरे धीरे करके इनको मार दिया गया इनकी खाल बचाए रखने के लिए। तो ऐसे खाल को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी भी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए इनके संरक्षण के लिए सन 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट है पक्षियों का स्वर्ग। किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस के लिए काफी बार आता क्वेश्चन भी है। साइबेरियन सारस के लिए, साइबेरियन सारस क्या है कि साइबेरिया विश्व में सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश है रूस में। तो साइबेरिया से ये जो सारस होते थे वो हिमालय पार करके वो भारत आ जाते थे और यहाँ पे रुकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा
पक्षियों का प्रजनन स्थल है केवलादेव। तो उस जगह पर इनके सारस के लिए यह प्रजनन स्थल बड़ा माना गया, इसलिए साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर देखने को मिलते भी हैं। ये केवलादेव घाना पश्चिम बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्व का सबसे बड़ा, जैसा कि अभी आपको बताया था कछुआ प्रजनन स्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुए का प्रजनन स्थल वो कहाँ है? भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में लगभग 1250 विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, 1200 ऑलमोस्ट हैं, उसमें से भारत के 39 विरासत स्थल शामिल हैं। इन 39 में ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, फूल या फूलों की घाटी, नंदा देवी, सुंदरवन, इसके बाद ग्रेट हिमालयन, कंचनजंगा, ये इनमें शामिल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए, अभी आपको ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है पेपरों में, पिछले 5-6 सालों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक सींग गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? और दोनों के दोनों असम के ही हैं। एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कश्मीरी महामृग। कश्मीरी महामृग इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में स्टैग। स्टैग का आश्रय स्थल कहा जाता है, कश्मीर में स्थित है डाचिगाम सेंचुरी। डाचिगाम सेंचुरी, डाचिगाम अभ्यारण्य में कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब यहां से आपके राज्य पढ़ेंगे, किस राज्य में कितने अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, वो यहां पे आपके देखे जाएंगे। तो कुल मिला के आज आपके इतने ही वीडियो, आज आपके वीडियोस में कुल मिला के थोड़े बहुत राज्य देखे गए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाया जाएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में अन्य राज्यों की ट्रिक पढ़ेंगे और उन ट्रिकों के साथ में ही हम पढ़ेंगे उनके अंतर्गत कितने भी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला है गुजरात। तो गुजरात के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? तो इसकी ट्रिक है गुज्जर सिंह नल में गिरा। तो नल बोलें या फिर नाली बोल दें तो वो एक ही चीज़ है, यहाँ पे बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो गुज्जर से याद रख लेना, ये किससे संबंधित हो गया? गुजरात से। और सिंह यानी कि हाल क्या समझ जाओ, सिंह। तो गुजरात फेमस किसके लिए है? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए गिरि राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे एशियाई शेरों के लिए। तो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ हैं? गुजरात। एक ट्रिक आपकी याद हो गई, यानी गुजरात के सबसे इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार में क्या है? भीम के बाल से ये लास्ट ईयर आया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एक है कैमूर अभ्यारण्य, का से कैमूर, और भीम से बन गया भीम बांध अभ्यारण्य। ये हो गए आपके बिहार के। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में वैसे तो आपको पता ही होंगे, तो उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है, यानी हम लोगों का अगर देखोगे, अगर भी आप पूर्णिमा के दिन भी देखोगे चंद्रमा तो आपको पीलापन दिखाई देगा। तो उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। तो उत्तर से हो गया आपका यूपी। इतना तो याद रख ही सकते हो, नहीं तो उत्तर को उत्तराखंड बना दो। उत्तर हो गया आपका यूपी, चंद्रमा से बन गया आपका चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। दूध से हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और पीला यानी कि पीलीभीत अभ्यारण्य, ये हो गया आपका पीलीभीत अभ्यारण्य। ठीक है, चंद्रप्रभा, दुधवा और पीलीभीत, 3 आपके अभ्यारण्य हो गए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि मध्य प्रदेश से संबंधित काफ़ी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भी सबसे ज़्यादा, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट। तो इसकी ट्रिक है, दो व्यक्ति हैं, एक माधव और एक संजय, दोनों दोस्त थे। संजय ने लड़ाई कर ली तो माधव ने क्या किया? माधव ने संजय को पकड़ा और संजय को ले गया सतपुड़ा के जंगलों में, और सतपुड़ा के जंगलों में जानवरों के साथ में उसको रात भर बांधे रखा और उसके कान पे मारा, 5 बार मारा उसके। तो ट्रिक हमने बना ली, माधव ने संजय को सतपुड़ा वन में जीवों के साथ, जीवों यानी जानवरों के साथ रात में बांधा और कान पे 5 मारे। तो ये बन गई हमारी ट्रिक। माधव ने संजय को सतपुड़ा जंगल में ले गया, वहाँ पे बांधा और बांध के कान में उसके 5 मारे। तो आइए देखते हैं, माधव से है
माधव राष्ट्रीय उद्यान। संजय से हो गया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा से हो गया सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य। वन से हो गया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। जीवो ये भी आता है कि जिसमें स्टार लगा है, ये आपके काफ़ी बार आए हुए हैं। जीवों, तो जीवों से हो गया जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। रात से हो गया रातापानी अभ्यारण्य। और बांधा से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और कान से हो गया कान्हा किसली, ये बहुत बार आ चुका है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नेक्स्ट है पाँच से हो गया पेंच। तो पेंच अभी आपने पढ़ा था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ जो पंचमारी है, सॉरी यहाँ पंच है, पंच मारे तो पंच से हो गया पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक स्थान है, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका मध्य प्रदेश में स्थित अभ्यारण्यों की संख्या है, अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्यों को आपको इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टार लगा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी ना पढ़ सकें तो स्टार में जिसमें लगा है वो आपके पड़ेगा। तो आज आपने 4 राज्यों को पढ़े, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसके सॉरी मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार 4 राज्यों की आज आपने वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़े। नेक्स्ट वीडियो हम लोग भारत के अन्य राज्यों के अभ्यारण्यों को पढ़ेंगे और वहीं पे आपका ये टॉपिक भी आपका ओवर हो जाएगा। इसमें कुल मिला के आप लोग इनके नोट्स बनाइएगा, इनको आगे देखिएगा। तो सबसे पहले आपको इसी में बताना चाहेंगे, आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। यदि आप लोग अपनी तैयारी को नहीं बनाएंगे तो आप लोग ही को इसमें घाटा हो जाएगा। आपका ही वक्त है, चाहे इसको आप लोग सोना बना लो और चाहे सोने में गुजार दो। ये आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे बना रहे हो। वक्त भगवान ने सबको 24 घंटे का वक्त दिया है और उस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड है। यदि आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो तो वक्त उसका कभी साथ नहीं देगा जिसने वक्त का साथ नहीं दिया। तो कुल मिला के वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो और चाहे आप लोग सोने में गुजार दो, ऐसे ही गुजार दो। और कभी भी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरी मजबूरी थी, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। हालात सबके साथ होते हैं ऐसे, कभी किसी के साथ पहले हो जाते, कभी किसी के साथ बाद में हो जाते हैं। तो कुल मिला के मेरा आपसे सभी से यही कहना है, संकल्प परिवार का आपसे यही कहना है कि आप लोग अपनी मजबूरियों को मत कोसो। अगर आप मजबूरियों को कोस रहे हो तो फिर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मजबूरियों को मत कोसो, जो भी आप जिस हाल में हैं उस हाल में लड़ना सीखो और हर हाल में आप चलना सीखोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। बस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।